डेवलपमेंट जो हो रहे हैं जी उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जी जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। अच्छा ये बताइए, जी आपने कर्नाटका को भी देखा, बिहार को भी देखा, जी सर। दोनों का कंपैरिजन हमको आप कुछ बता सकती हैं? अच्छा ये बताइए कि अभी जी। जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में यूएन का जो रेलिवेंस है जी। उसको आप कैसे एसेस करते हैं? Can I come in, sir? Yes, Good morning, sir. Good morning. please sit down. How are you, Rachita? Yes, sir. You I'm from- good. You from Karnataka? Yes, sir. कर्नाटका। Can we talk in Hindi? Yes, sir. हिंदी मुझे बहुत अच्छे से आती क्या है। बात? मतलब मैं जब पैदा हुई थी तो मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था, तो मैं हिंदी बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या बात? तो लैंग्वेज बैरियर ऐसा चलिए, कुछ ये है हिंदी नहीं। का गर्व है। जी तो ये बिहार से कनेक्शन किसे, पिताजी यही हैं क्या? नहीं सर्विस सर, में? मेरा बिहार से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। हम्म, मतलब मेरी जो स्कूल फ्रेंड थी वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, तो Okay. उसके कारण मुझे पता चला कि बिहार सिविल सर्विसेज है। तो फिर इसीलिए फिर मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मुझे ट्राई देना चाहिए, तो फिर मैंने ये दिया। ये बहुत मेरा बढ़िया। सेकंड अटेम्प्ट है, अच्छा। बट फर्स्ट इंटरव्यू है। इंटरव्यू फर्स्ट है। हाँ बिहार में जी। नौकरी करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? असेसमेंट किया आपने? हाँ सर, असेसमेंट तो मैंने किया, बताइए। बट एडेप्टेबिलिटी का तो मुझे कोई इशू होगा नहीं, क्योंकि Okay. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अलग अलग डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड में रही हूँ, हाँ। तो इस वजह से मुझे एडेप्टेबिलिटी में कोई इशू नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स और आपके अलाउ करेंगे बिहार हाँ में सर, नौकरी क्योंकि करने के लिए? मेरे पेरेंट्स खुद हमेशा एक ट्रांसफरेबल जॉब में रहे हैं। मतलब मेरे CRPF में पापा आपके father हैं, हाँ, still he is तो हाँ working? अभी भी स्टिल वर्किंग है वो। वाह, अभी वो करंटली श्रीनगर में पोस्टिंग है उनकी। श्रीनगर। तो इस वजह से घर पे सब ओके है इन द सेंस, क्योंकि मेरे लिए कोई भी स्टेट ये बहुत अच्छा है। हाँ। भारत अपना देश है। हाँ मतलब बस कोई भी स्टेट ऐसे मैं पर्सनली रेजोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हर जगह रही हूँ, तो हर जगह मुझे अपना ही टाइप लगा है। बिहार के डेवलपमेंट जो हो रहे हैं जी उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जी। जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। बिहार का मतलब पहले मेरे मतलब कुछ और पिक्चर था, क्योंकि स्टीरियोटाइप जो कहते हैं इन द सेंस, बट जब मैं पहली बार बिहार में आई तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ का जो नेशनल हाईवे वाला जो सिस्टम है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा Okay. इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स जहाँ पे भी मैं रही हूँ वहाँ पे। और फिर और कहा जाए तो सर एक सेकंड में सोच कोई बात सकती हूँ। नहीं। किसी ठीक है। खास सेक्टर में आपको और अच्छा लगता हो सेकंड पॉइंट में, जैसे आपने एक्सप्रेसवे का जी। बताया, कोई और बहुत से स्कीम गवर्नमेंट में चल रही है, एजुकेशन में जी चल हाँ, रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी मुझे सही लगता है कि अभी जिस तरह से वो स्पेशली मैंने जो देखा कि जो ये 35% जो रिजर्वेशन वुमेन वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे स्टेट्स में है नहीं, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप देखें तो मेल डोमिनेंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फीमेल डोमिनेशन। और वो मुझे यहाँ पे दिखा जब मैं मेंस या प्रीलिम्स देने आई, तो ज़्यादातर मुझे फीमेल कैंडिडेट मुझे ज़्यादा दिखे, जो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और शायद इसमें ये 35% रिजर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो सर्विस में हो गया। पंचायती राज सिस्टम में जी भी कुछ रिजर्वेशन है महिलाओं को? जी सर, 50% है, और वो बिहार का आई थिंक कहीं नहीं है। मतलब इंडिया में आई थिंक फर्स्ट है बिहार एज अ स्टेट जहाँ पे 50% रिजर्वेशन दिया गया है पंचायत राज में। यहाँ की कुछ ऐसी स्कीम बताइए एजुकेशन में प्रमोट करने के लिए बच्चों को, बच्चियों को, जी जिसका एडॉप्शन अदर स्टेट ने भी किया। सर ऐसा मैं कोई भी साइकिल फिलहाल- योजना? हाँ सर, साइकिल योजना एक है। और फिर विथ रेस्पेक्ट टू आई थिंक लैपटॉप या डिजिटल इंडिया के रेस्पेक्ट में भी अभी बहुत सारी चीजें, मतलब टैबलेट्स हो गए। 7 निश्चय के बारे में कुछ बताइए। 7 निश्चय एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वो ओवरऑल डेवलपमेंट में कंसंट्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे वुमेन को भी उतना ही प्रायोरिटी दी जा रही है,
चिल्ड्रन को भी दी जा रही है, यूथ को भी दी जा रही है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ जातिगत, यहाँ कास्ट सर्वे हुआ था जी पिछले साल, जी उसको पब्लिश कर दिया गया। जी। व्हाट अबाउट कर्नाटका? सर कर्नाटका में भी सिमिलर टाइप ऑफ मतलब सर्वे किया जा रहा है। पहले किया गया था ऐसे? हाँ पहले भी किया गया था, क्यों बट अभी नहीं- क्यों रिसेंटली नहीं उसे पब्लिश किया? सर पब्लिश करने के पीछे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस भी है हाँ। कि जो भी पार्टी डोमिनेंट में है तो शायद वो ना चाहती हो वो कि इशू यहाँ जो भी था, अक्षर, वो इशू तो यहाँ भी था। हाँ वो इशू यहाँ भी था, बट शायद प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसको पॉजिटिवली लेते हुए ये सोचा कि शायद हमें टारगेटेड अप्रोच रखना ज्यादा सही है। और इस कास्ट सर्वे से यही हमें पता चल रहा है कि किस तरह से हम टारगेटेड सर्वे करके टारगेटेड लोगों तक जो भी यहाँ स्कीम पहुंचानी है। बहुत से स्कीम्स हैं, जी। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। किस प्रोजेक्ट को आप कर्नाटक ले जाना चाहेंगे? मैं वो 35% वाला लेके जाना चाहूंगी, स्पेशली Okay. क्योंकि मैंने जैसे कहा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है हर स्टेट में अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पेशली, और लोगों को भी यही लगता है कि एक फीमेल कैंडिडेट इन पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी ज्यादा सिक्योर है, और फैमिली का जो ये रहता है कि ऑब्जेक्टिव कि हमें नहीं भेजना है वो शायद थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाती हैं तो। ओके। पंचायती राज का 50% रिजर्वेशन? सर उसका पॉजिटिव भी है, लेकिन इंडिया में ज्यादातर उसका ड्रॉबैक ही देखा गया है, इन द सेंस कि जैसे पंचायत पति हो गया, या फिर उनको वो स्किल नहीं है, मेन तो उनके पास वो स्किल नहीं है फंक्शन करने के लिए। उनके पास फंड्स तो हो सकते हैं लेकिन फंक्शनरी इतने स्किल नहीं है कि उसको उस डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट किया जा सके। ओके। ऐसा है क्या? जी सर, मतलब स्किल के लिए तो दूसरे लोग हैं। बट उनका भी एक, जैसे अगर कोई भी एक लीडर होता है तो उसकी अपनी एक स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए कि ताकि वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो सके, और उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमें उनको स्किल करना वो जरूरी तो है। धीरे धीरे जब शुरुआत होगा तो उस समय हाँ, डिपेंडेंट but- धीरे पहले यहाँ भी मुखिया पति और वो थी, जी जी वो स्थिति यहाँ भी जी। थी, लेकिन धीरे धीरे वो हाँ। बढ़ रहा है उस ओर की, वो समाप्त हो रहा है। जी जी, वो तो शुरुआत ग्रेजुअली में तो वो रहेगा, जी तो सर। धीरे धीरे अपना वो अपने जगह पर जाएगा। अच्छा ये बताइए, जी आपने कर्नाटका को भी देखा, बिहार को भी देखा, जी सर। दोनों का कंपैरिजन हमको आप कुछ बता सकती हैं? हाँ सर, कंपैरिजन इन मतलब हर सेक्टर में या स्पेसिफिक हर सेक्टर में? हर सेक्टर में अगर कुछ कुछ देखा जाए तो इंपॉर्टेंट सेक्टर में बता पब्लिक दीजिए। ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका में एंड स्पेशली बैंगलोर एज अ कैपिटल, वहाँ पे बहुत ही प्रफाउंड है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग कैब्स यूज़ नहीं करते और ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत मतलब बहुत अच्छा है वहाँ पे, जो मुझे लगता है कि हर स्टेट को उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ पे मेट्रो बना है लेकिन वो अभी फर्स्ट फेज में है, पूरे बैंगलोर में उसका कवरेज नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो बस की सिस्टम है वो बहुत अच्छी है कि हर एक एक छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट या छोटे से छोटे सिटी को भी वो कवर कर रही है। तो इससे काइंड ऑफ बहुत वो चीज़ हम बिहार में भी लागू कर सकते हैं। अच्छा बिहार में एक जीविका, हाँ योजना जीविका चल रही है। क्या कुछ आइडिया है हाँ उसके सर, बारे में? वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन के लिए है, जिसमें उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की या उनको स्किल डेवलपमेंट करके उनको एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम में मतलब स्टैब्लिश करने के लिए वो एक प्रोग्राम शुरू किया गया, और वो भी काइंड ऑफ बहुत अच्छा है जो कर्नाटका में नहीं है। केरला में शायद है वो कुटुंबश्री के नाम से, लेकिन कर्नाटका में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में एस्टैब्लिश करने के लिए। वहाँ पे जॉब्स तो हैं वुमेन के लिए, लेकिन क्रिएटिव जॉब्स इन द सेंस नहीं है, बस फैक्ट्रीज हो सकती हैं जिसमें वो एज लेबरर काम करती हैं ज़्यादातर। अच्छा ये बताइए, जी सर। अभी ईवीएम और बैलेट पेपर से जो इलेक्शन हो रहा था जी। उसके पीछे अभी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही जी। है। कुछ लोग यहाँ बैलेट पेपर के पक्ष में कह रहे हैं, कुछ लोगों का तो है तो जो चल रहा है सरकार चाह रही है, जी। इलेक्शन कमीशन चाह रही है कि ईवीएम से इलेक्शन हो। आपकी क्या राय है? सर मेरी राय ये है, मैं उसके सपोर्ट में हूँ कि किसकी ईवीएम सपोर्ट में? बैलेट की? बैलेट नहीं, ईवीएम मशीन के सपोर्ट में हूँ, क्यों? बिकॉज उससे एक्यूरेसी आती है जो शायद बैलेट पेपर में ह्यूमन एरर होने के चांसेस ज्यादा है। टेक्नोलॉजी बनाई इसलिए गई है कि जो ह्यूमन एरर जो हो सकता है उसको थोड़ा कम करने के लिए बनाया गया है, और उसके पीछे बहुत सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स भी उन्होंने इस्तेमाल किए, और बहुत बार हैकाथॉन भी हुआ है कि अगर कोई भी इंसान उसको अगर हैक करके दिखा सकता है तो मतलब लेजिटिमेसी
गेन करने के लिए कि उसमें ऐसा कोई इशू है नहीं इन विथ रिस्पेक्ट टू जो कहा जाता है कि शायद वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो इससे अच्छा, जैविक खेती ये सर ऑर्गेनिक फार्मिंग जी। क्यों जरूरी है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विद टाइम हम डेवलपमेंट और ग्रोथ को हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बैलेंस करने के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। बिहार बट में भी जैविक कॉरिडोर जी हाँ, 12 डिस्ट्रिक्ट्स में होते हुए वो जो 12 है कि और है? 12 अभी फिर एक और जुड़ा है तो अभी 13 डिस्ट्रिक्ट्स है सर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सर पटना, कुछ idea मतलब है? जो अभी रिसेंटली जुड़ा है हाँ, अभी बता दीजिए। रीसेंट वाला का तो मुझे अभी कोई आइडिया ऐसा है नहीं, लेकिन अगर 12 है तो मैं उसमें से कुछ नालंदा बता ऐड हुआ सकती है। हूँ। नालंदा है, ऐड हुआ है। फिर ऐड हुआ है नालंदा 13। ओके, थैंक यू सर। डॉल्फिन के बारे में पता है कुछ? डॉल्फिन प्रोजेक्ट के बारे में सर? हाँ, या डॉल्फिन क्या है इनको हाँ, पहले वहीं से हाँ शुरू सर, करें। डॉल्फिन हमारे इंडिया का नेशनल, हम कह सकते हैं नेशनल, सॉरी सर, नेशनल फिश है क्या? नहीं नहीं, वो फिश के कैटेगरी में वो एक मैमल है सर। मैमल है? यस सर। अच्छा, मैक्सिमम फ्रेश वाटर हाँ, फ्रेश वाटर में बिहार में ही पाया जी। जाता है। अच्छा, ये जो एम्बलम लिया गया है इंडिया का, जी वो कहाँ से लिया गया है? सर, वो लिया गया है अशोक के जो सारनाथ पिलर के जो सारनाथ पिलर का जो ऊपर वाला मोटिव है उसको लिया गया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ HEP? HEP मतलब हम History, हिस्ट्री, economics and इकोनॉमिक्स एंड political. पॉलिटिकल साइंस, ये तीन So मेरे you are मेजर comfortable सब्जेक्ट्स in हैं। political science हाँ also? सर, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। And what's your hobby? सर मेरा हॉबी है डू इट योरसेल्फ, मीन्स आई एम अ मोर ऑफ अ क्रिएटिव टाइप ऑफ पर्सन, सो क्रिएटिव रिलेटेड एनीथिंग मीन्स मैं बहुत करती हूँ। पेंटिंग्स हो गए, कार्टून्स हो गए, और फिर स्पेशली ग्लास पेंटिंग मेरा काइंड ऑफ फॉटे है जहाँ पे मैं करती हूँ। और बहुत सारे क्रिएटिव, जैसे वेस्ट से अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या कोई भी मटेरियल बनाना हो या कुछ भी आर्टिफैक्ट्स बनाना हो तो वो मैं करती हूँ ज़्यादातर, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में DIY लिखा अच्छा, है it मैंने। is right to say that to what extent? यस सर। चूंकि आप कार्टून देखती हैं, जी तो it takes you away from the real world, your culture, your ideal persons. सर, डिपेंड्स कि हम किस तरह का या कौन सा कार्टून से हम रेजोनेट ज़्यादा कर पाते हैं। स्पेसिफिकली जैसे मैंने मेंशन किया है विद रिस्पेक्ट टू डोरेमोन और फिर या मिस्टर बीन। सो डोरेमोन एक ऐसा कार्टून है जिससे तुम्हें ये पता चलता है कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इफ़ यू आर रेडी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तुम्हें कोई ना कोई चीज़ या मेथड मिल ही जाएगी जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो ये चीज़ मैंने उस कार्टून से और यूजुअली मिस्टर सीखी। बीन से मिस्टर बीन से ये सीखी कि किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, अगर आप उसके इमोशंस को समझ पा रहे हो विद देयर एक्शंस। बिकॉज मिस्टर बीन एक ऐसा कार्टून है जिसमें आपको एक्शन से ही सब समझ में आता है कि वो क्या समझाना चाह रहा है, ह्यूमिलिटी क्या होती है। तो वो मुझे समझ में आया कि कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, आप उन अपने ऑब्जर्वेशन स्किल से भी किसी के साथ आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में जी, आर्टिकल 19(1) जी। ए में हम्म, फ्रीडम ऑफ जी स्पीच सर। है, जी तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि जो मौन है वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है, यस सर, मौन रहना भी एक, साइलेंस भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। यानी किसी को बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा यस सकता। सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जी। जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में हम्म। UN का जो रेलिवेंस है जी। उसको आप कैसे एसेस करते हैं? सर, यूएन का जो रेलेवेंस है वो अभी भी उतना ही इंटैक्ट है, बट विथ सम सर्टेन क्रिटिकल इश्यूज में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। तो उसका रेलेवेंस कम नहीं हुआ है, बट हमें बस रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए सारे जितने भी रीजनल ग्रुप्स हैं वो वही कोशिश कर रहे हैं कि यूएन को किसी ना किसी तरह से रिवाइव कर दिया जाए। तो मेरा भी टेक यही है कि उसको रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ना कि डिसॉल्व करने की। अच्छा, ठीक है। इंडिया भी उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में जी, सदस्य बनना जी। चाहता है। कुछ लोगों का कहना ये है कि इंडिया इज ट्राइंग टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ US लेड सिस्टम ओके विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। ओके, तो मेरा स्टैंड इस पे ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ यूएड लेड इकोसिस्टम या यूएड लेड जो भी सिस्टम है उसके पीछे भाग रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं।
तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया अपनी ग्लोबल लेवल पे अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहता है। तो उसके लिए मतलब इंडिया को ऐसा लगता है कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर रहे तो अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे और ग्लोबल लेवल पे उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उनकी जो भी सिस्टम्स है जिस पे इंडिया बिलीव करती है। जैसे ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन पे इंडिया बहुत ध्यान दे रही है, तो इंडिया उसको ऑल ओवर ग्लोबल लेवल पे अपने तरीके से अपना जो भी सिस्टम है उसको वहाँ इनकलकेट करने की कोशिश कर सकती है। और फिर इंडिया का जो क्लाइमेट के ऊपर जो भी स्टैंड है, जो क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर इंडिया बात करती है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरीके से वो उसको प्रेजेंट कर पाएगी। हमारे जो भी सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट हो गया या विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर थिंग, वो बाकी सारे ग्लोबल जो भी साउथ कंट्रीज है उनको उसमें इनकलकेट करके उनको भी वो देने की कोशिश करेंगे, ताकि वो उनसे इंस्पायर हो सके और फिर वो भी उसी मोटिव या उसी ऑब्जेक्टिव से वर्ल्ड ऑर्डर पे कर सके। ट्रम्प के इस टेन्योर में जी प्रोटेक्शनिज्म जो है वो यूएस का लगता है कि एक इंटरनल पॉलिसी बन जी, चुका जी। है उनका। तो इस स्थिति में इंडिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जी कैसे सेफगार्ड करे? सर, इंडिया अपने इकोनॉमिक पॉलिसी जो नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो यूएसए यूज़ कर रही है उसके खिलाफ इंडिया लड़ नहीं सकती, मतलब यूएसए से। तो वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकती है विथ रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, जहाँ पे इंडिया अपना जो भी डिमांड है वो वहाँ प्रेजेंट कर सके। क्योंकि यूएस एज अ डोमिनेंट जो कंट्री है वो अभी एक्चुअल में किसी के भी कंट्रोल में है नहीं, और उसको कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट या इंटरनेशनल कंट्री उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इंडिया या उसके साथ कॉरपोरेट, जहाँ पे उनको लगता है कि उनके इंटरेस्ट उसके साथ अलाइन होते हैं, वहाँ इंडिया कॉरपोरेट कर सकती है। और अगर उन्हें लगता है कि यहाँ कॉरपोरेट वो नहीं कर पाएंगे और उनकी सॉवरेनिटी को अगर कहीं इशू होगा, तो वो डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस चूज कर सकती है विथ रिस्पेक्ट टू अदर मार्केट्स या विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। ठीक है। डेमोक्रेसी का अर्थ जी क्या है? इसका आ, अर्थ केवल उस जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है या फिर जो है आउटकम है हम उसको भी देखते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी जो उसका एक्चुअल मीनिंग इट इज फॉर द पीपल टू द पीपल है, मतलब पीपल के लिए सब कुछ करना है। तो यहाँ पे वो दोनों पे ध्यान देते हैं। प्रोसीजर भी सही होना चाहिए, उसके मीन्स भी सही होने चाहिए, मतलब प्रोसीजर मतलब उसका मीन्स भी सही होना चाहिए और उसके आउटकम भी सही होने चाहिए। तो ये बैलेंस बना के चलना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम मीन्स कोई इलीगल मीन्स यूज़ कर रहे हैं या इनअप्रोप्रिएट मीन्स यूज़ कर रहे हैं, बट हमारा ऑब्जेक्टिव सही है। तो ये नहीं होना चाहिए, दोनों ही फेयर होना चाहिए। जो जॉन रॉल का जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस इज इक्वल टू फेयरनेस, तो जहाँ पे प्रोसीजर भी फेयर होना चाहिए और आउटकम भी फेयर होना चाहिए। अच्छा, जॉन रॉल्स ने जो जस्टिस का जी थ्योरी दिया था, जी इसके पहले इंडिया में किसी ने उस तरीके की बात की है? अमर्त्य सेन सर ने ये बात की है। उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर जो बात की थी वो भी इसी पे ही है कि आपको सबसे पहले उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। जो वो प्रोसीजर, जो जॉन रॉल्स प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, तो वही अगर हम कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो अमर्त्य सेन की जो कैपेबिलिटी वाली जो फर्स्ट है थियरी है वो इसी पे ही बेस्ड है। रॉल्सियन थियरी और गांधीयन जी थियरी, जी अगर हम जस्टिस की अगर हम बात करें तो क्या दोनों में बेसिक सिमिलैरिटी यही है कि फेयरनेस इन द मीन्स होना चाहिए। गांधी जी भी पहले कहते हैं कि मीन्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, आउटकम्स पे नहीं। तो जॉन रॉल्स भी सबसे पहले यही चाहते हैं कि जो प्रोसीजर हो, जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी प्रोसीजर हो, वो हमेशा फेयर हो। इसीलिए उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस वाला कॉन्सेप्ट दिया कि हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जिनको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। मतलब वो हर एक चीज़ उनको ना अपनी रिलीजन के बारे में पता होगा, ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ना सोशल बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं पता होगा। तो किस तरह से वो ये सोचेंगे कि अगर मैं उस बैकग्राउंड में रहा भी। इसको जी सर। मार्क्सिस्ट कैसे इसको क्रिटिसाइज करते हैं? मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि रिलीजन या जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का एक स्ट्रक्चर, एक है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और फिर बेसिक स्ट्रक्चर। तो उनको जो ये बेसिक स्ट्रक्चर में ये कल्चर, पॉलिटिकल, सोशल जो भी फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं। तो कार्ल मार्क्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर है जी उसको ग्रैम्सी ने चेंज किया। जी क्या चेंज किया था?
ग्रैम्सी ने ये कहा था कि पहले सोशल जो बेसिक स्ट्रक्चर पहले आएगा, उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आएगा। कि सुपर स्ट्रक्चर पहले आएगा बाद में? बाद आएगा। अच्छा, रेस जुडिकाटा क्या होता है? सर कैन यू प्लीज? रेस जुडिकाटा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। यू आर कमिंग फ्रॉम बैंगलोर? यस सर, मैं अभी बैंगलोर से ही आई हूँ। 2022 में आपने पास आउट किया, जी सर। उसके बाद क्या कर रही थी? सर उसके बाद मैंने एक यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, हाँ, जिसमें मैं सफल नहीं हो पाई। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। वैसे सफलता कभी कभी स्लिप कर जाती है, क्यों? स्लिप कर जाती, तो क्यों? इसीलिए मुझे क्यों करती है, उसमें हमारी भी कमियां होती है। हम हमेशा सिर्फ डेस्टिनी को दोष नहीं दे सकते, तो मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां। आपने वीकनेस में लिखा है सॉफ्ट स्पोकन। जी सर, मेरिट है? मेरिट है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा कभी लगा, मुझे बहुत बार ऐसा लगा है कि मेरे सॉफ्ट स्पोकन होने से लोग मुझे बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इसीलिए ये मेरी काइंड ऑफ वीकनेस है, जो मुझे थोड़ी सी बदलनी, पूरी नहीं लेकिन थोड़ी बदलनी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो शायद लोग मुझे उतना वैल्यू ना दे जो शायद मैं डिजर्व करती हूँ। तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। जी सर। और तो अभी फिलहाल के लिए मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सॉफ्ट की तरफ थोड़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है, जो मुझे इस सर्विसेज में अगर मुझे आना है तो मुझे उसे मिडिल पाथ में लाना पड़ेगा।